हेलो बच्चों, गौरव क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में आपको रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी। रीजनिंग हर एक वनडे एग्ज़ाम्स हों या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसका एक पार्ट होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बिना इसको क्रैक किए हुए आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं, है ना बच्चों। तो हमको बहुत ही ध्यान रखना होगा जब भी हम रीजनिंग पढ़ें या उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। और बेसिकली रीजनिंग में हमको क्या करना होता है, हमको अपनी टाइमिंग इंक्रीज करनी होती है। टाइमिंग कैसे हम इंक्रीज करेंगे? जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, मोर प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वैसे ही हमारी टाइमिंग इंक्रीज होगी, है ना। तो फिर क्या करते हैं, आज के टॉपिक पे शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक कहें या मेरे सेशंस के फर्स्ट टॉपिक कहूँ। मैंने इस टॉपिक को इसलिए चुना है क्योंकि ये टॉपिक रीजनिंग के कई सारे टॉपिक्स को कवर करेगा और उसमें क्या करेगा, ये एज अ बेस काम करेगा। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा बेस जितना स्ट्रांग होगा उतना ही क्या हम आगे कर सकते हैं, उतनी ही अच्छी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि सभी जानते हैं एक अच्छे भवन का निर्माण तभी हो सकता है जब हम उसकी नींव मजबूत रखें। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, किस चीज़ का, अपनी नींव को मजबूत करने के लिए। अपनी नींव मजबूत करेंगे, हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, है ना। हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट और बेसिक ये चीज़ें हमको ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इनको हम सीखने की कोशिश करेंगे। और रही बात ट्रिक्स की, तो आप बेफिक्र रहिए, सारी ट्रिक्स जो भी जिस जगह एप्लीकेबल होगी वो आपको ज़रूर बताई जाएगी। लेकिन बच्चों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि ट्रिक्स, जहाँ भी बात ट्रिक्स की आती है वहाँ क्या होती है, एक कंडीशन लगी होती है। क्या लगी होती है? कंडीशन। ट्रिक्स कम्स विद अ कंडीशन। क्या होता है, ट्रिक्स जो होती है वो हमारी कंडीशन के साथ में ही आती है। हमको ट्रिक्स तो आती है लेकिन हमको उसका एप्लीकेशन सही से नहीं आता है, या फिर हम उस कंडीशन को भूल जाते हैं जहां पे ट्रिक्स को अप्लाई करना है, या जहां पे वो कंडीशन एप्लीकेबल है और हम वो ट्रिक्स नहीं लगा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस कंडीशन को भुला दिया। तो ट्रिक्स आने से ज़्यादा जरूरी क्या होता है हमारे लिए, हमको वो कंडीशन को ध्यान रखना जरूरी होता है, ठीक है बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, आज का टॉपिक। और आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, ये किन किन टॉपिक्स पे आपको एज अ बेस काम करेगा, ठीक है। और देखो, पहली चीज तो कि जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इस टॉपिक को अगर आपने क्लियर कर लिया, मीन्स अच्छे से समझ लिया, अच्छे से उसकी तैयारी कर ली, प्रैक्टिस कर ली, तो मेरी बात मान के चलिए, आप किसी भी क्वेश्चन पेपर में आपके 5 से 15 मार्क्स कहीं नहीं गए। लगभग सभी एग्जाम्स में 6 से लेके 8 क्वेश्चन तक के लिए एक बेस आपका तैयार होगा। लेकिन एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ें या किसी भी चैनल पे पढ़ें, एक बार उस पूरे टॉपिक को जरूर पढ़ें। क्योंकि आपके ही लिए ये कोई भी चैनल होगा वो आप लोगों के लिए ही वर्क कर रहा होगा, है ना। तो एक बार उस पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। अगर उसमें कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू। आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है बच्चों इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहें या अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, वैसे जैसे ही मैं इस शब्द को बोलूंगा आपके दिमाग में क्या आएगा, ए से लेके जेड तक के सारे अक्षर आपके दिमाग में चलने लगे होंगे, है ना। क्या कोई ऐसा है जिसके दिमाग में ऐसा ना चल रहा हो? जैसे ही आपने सुना होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट या अंग्रेजी वर्णमाला, आपके दिमाग में क्या गूंजने लगा होगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना। तो हमारे दिमाग में जैसे जैसे ये चलने लगा वैसे ही क्या हुआ, एक चीज तो कंफर्म हो गई, क्या आपको चीजें पता है।
आपको चीजें पता है, लेकिन उसको अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे, है ना बच्चों। तो देखो, पता तो सबको होती है बहुत सी चीजें, लेकिन उनको अप्लाई कहाँ करना है, कैसे अप्लाई करना है, और किन छोटी छोटी बातों को हमको और ध्यान रखना है, और कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स जहां अप्लाई होंगी वो चीज आपको बताई जाएंगी। तो आते हैं किस पे, टॉपिक पे। टॉपिक है अंग्रेजी अल्फाबेट, जिसमें कि जैसे अभी मैंने आपसे पूछा क्या अंग्रेजी अल्फाबेट क्या होते हैं, क्या होते हैं, आपके दिमाग में चलने लगा था ABCD, है ना। ABCD जैसे ही चला तो आपको सभी को पता है क्या कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। किसी से भी पूछूंगा मैं, वो बहुत ही आसानी से बता देंगे ना। क्या ऐसा भी कोई है जिसको ये चीज ना पता हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? सभी को ही पता है, राइट। अच्छा, तो एक छोटी सी बात बताइए मुझे, मैंने क्या लिखा ABCD, इसको सुनते देखते ही आपके दिमाग में क्या आया होगा, कुछ तो आया होगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि ये जो मैंने लिखा है इसमें कितने अक्षर हैं, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा प्रश्न है, हाउ मेनी नंबर्स इन दीज लेटर्स, या हाउ मेनी नंबर्स इन ABCD। अब देखो गलती कहां होगी और कहां नहीं हो सकती है, ये चीज हमको यही सीखना है। यही चीजें हम धीरे धीरे करेंगे तो हम सीखेंगे। क्या चीज, ABCD जैसे ही आपने देखा होगा आपको क्या आया, मैंने पूछा कितने अक्षर, आपके दिमाग में तुरंत आया होगा क्या 26 अक्षर। कितने, 26 लेटर्स आया होगा ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, आया जरूर होगा। अब आप बताओ या ना बताओ, लेकिन आपके दिमाग में 26 अक्षर जरूर आया होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, A 1, B 2, C 3 और D 4। इस ABCD में केवल 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स। देयर आर ओनली 4 लेटर्स इन ABCD। बच्चों, छोटी सी मिस्टेक होती है हमारी, हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। इसको बताने का मेरा कोई और मतलब नहीं था, मेरा सिर्फ एक ही मोटो था कि आपको जब भी आप क्वेश्चन लगाएं, कहीं भी लगाएं, बुक से लगाएं, कोई भी सेट उठाएं, या कहीं भी नेट से देखें, या कहीं से भी, या आप अपने एग्जाम में करें, उसमें आप क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर आपके उसी क्वेश्चन में होता है ना। तो इस तरह हमने क्या देखा, ABCD में सिर्फ 4 ही अक्षर होते हैं। जो 26 अक्षर हमारे होते हैं वो किस में होते हैं, वो हमारी पूरी की पूरी अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आते हैं कहां, जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी में आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो चैप्टर है ये आपका कहां कहां बेस का काम करेगा। एक तो आपका यही चैप्टर है ना, इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें आपका काम करेगा। इसके जो प्रश्न हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, वो समझिएगा। इसका प्रश्न कैसा होगा, है ना, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। इस तरीके टर्म में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे वो कुछ इस तरीके का होगा कि विच वर्ड्स कम्स एट विच पोजीशन, या विच लेटर कम्स एट विच पोजीशन, कौन सा अक्षर किस जगह पे आएगा। जैसे कि उन्होंने आपको कुछ पोजीशंस दे दी गई होंगी, है ना, उसमें दिया गया होगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर
कौन सा होगा, है ना। बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, कहां पे, अंग्रेजी वर्णमाला में। या इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दें, इंग्लिश में क्वेश्चन किस तरीके का होगा, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, फिफ्थ टू द right of third from left, है ना। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम समझेंगे। आज मैं आपको सिर्फ ये चीज बताना चाहूंगा कि आपको किस किस तरीके के क्वेश्चन आप सिर्फ और सिर्फ वर्णमाला को जानने के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। एक टॉपिक तो आपका क्या हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला। दूसरा टॉपिक आता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स का है या फिर डिक्शनरी या शब्दकोश के रूप में भी हम जानते हैं इसको। अंग्रेजी शब्दों का अरेंजमेंट समझते हैं ना, कि एक सीक्वेंस में उसको हमको अरेंज करना है, हमको उसका एक निश्चित प्रारूप तैयार करना होता है ना। उसमें भी हमारे क्या आएगा, कौन सा टॉपिक था, डिक्शनरी। या इसको किस नाम से भी जानते हैं, शब्दकोश, है ना। तो डिक्शनरी या शब्दकोश में हमारे जो प्रश्न आते हैं वो किस तरीके से आते हैं वो समझिएगा। इसमें हमारा क्या दिया होगा, जैसे कि उसने 5 वर्ड दे दिए होंगे, 5 वर्ड दे दिए होंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, कैन, कैब, कैड, कैम, पेट। अब इसमें उसने क्या पूछा होगा, इसमें उसने पूछा होगा कि किस पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा, या फिर उसने एक सर्टेन पोजीशन आपको दे दी गई होगी और पूछेगा कि इस पोजीशन पे कौन सा वर्ड्स होगा। डिक्शनरी में या शब्दकोश के आधार पे आप बताइए कि कैन, कैब, कैड, कैम और पेट में चौथा अक्षर कौन सा होगा, या तीसरे स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। या वो पूछ सकता है आपसे कि इनको डिक्शनरी के क्रम में लिखिए, और उसने वहां पे 4 ऑप्शंस में या 5 ऑप्शंस में आपको वहां पे क्रम दे दिए होंगे, है ना। तो एक टॉपिक तो आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा। ये भी आपका, जब आपको अंग्रेजी वर्णमाला सही से आ जाएगी तो वहां पे आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकेंगे, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं होगे। अब आते हैं कहां, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहें या इसको हिंदी वाले बच्चे अपने बुक में देखेंगे वर्गीकरण के नाम से, है ना। इसका भी एक स्पेसिफिक टॉपिक है, कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स या वर्ड्स, अक्षर या शब्दों का वर्गीकरण। इसको हम एक अदर नाम से भी जानते हैं, किससे, ऑड वन आउट। इस रूप में भी हमको क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है।
विषम छांटिए, इसका मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? अंग्रेजी अक्षर व शब्दों के वर्गीकरण, है ना। अंग्रेजी शब्दों या अक्षर का जो वर्गीकरण होता है, इसमें क्या होता है, कुछ अक्षर या शब्दों का समूह दे दिया जाता है। कुछ अक्षर या शब्दों का समूह कैसे दिया होगा? जैसे कि ऐसे, ये 4 अक्षर समूह दिए, है ना। शब्द तो कोई ये है नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी एक पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है ना। और जब तक अक्षर के समूहों का एक निश्चित अर्थ नहीं निकलता, वो शब्द हमारा नहीं बनता। ये क्या है हमारे? ये है हमारे अक्षर समूह। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनमें दिए गए अक्षर समूहों में 3 में कोई भी 3 ऐसे होंगे जिनमें एक निश्चित प्रकार की समानता होगी, है ना। एक निश्चित प्रकार की समानता होगी। वो समानताएं क्या क्या हो सकती हैं, वो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इनमें किसी 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता होगी, और चौथा कोई एक ऐसा होगा जिसमें वो समानता नहीं पाई जा रही होगी, और वही क्या हो जाएगा? वही हमारा विषम अक्षर समूह या शब्द हो जाएगा, है ना बच्चों। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हम किसके थ्रू कर सकेंगे? अगर हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान हमको सही से है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में कर सकेंगे, ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक आपका आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जो भी रीजनिंग पढ़ता है उसको सुन रखा होता है उसने, है ना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम जानेंगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं, किन किन रूल्स पे, बेसिक कौन कौन से रूल होते हैं जिनके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? पहले तो एक छोटा सा मैं बताता हूं आपको। कोई भी शब्द होता है, ठीक है, कोई भी शब्द हो या अक्षरों का समूह, उसको हम क्या करते हैं, एक सांकेतिक भाषा में लिख देते हैं, है ना। उसको एक सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है, वो हो जाता है क्या, कोड हो जाता है उसका। उसी तरीके से क्या दिया जाता है, उसी तरीके से हमको एक दूसरा शब्द दिया जाता है, और हमको क्या करना होता है, वही जो कॉन्सेप्ट जिस बेस पे हमने वो पहले वाले वर्ड को सांकेतिक रूप में लिखा था, उसी आधार पे हमको दूसरे वर्ड को भी सांकेतिक रूप में लिखने के लिए पता करना होता है ना, कि उसका सांकेतिक रूप क्या होगा। तो पहली चीज तो ये क्या, कोडिंग। कोडिंग क्या हुई, किसी भी वर्ड को सांकेतिक रूप में लिखना, वो हो जाता है कोडिंग। दूसरा क्या आया, डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या हुआ, जो हमने सांकेतिक भाषा में लिखा था उसी को अगर हम पूर्व रूप की भाषा में या पहले वाले शब्द के रूप में लिख लें, वही हो जाती है डिकोडिंग। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके का आएगा, जैसे कि उसमें दिया गया हो गेट, GATE, इसको किसी सांकेतिक भाषा में HBUF के रूप में दर्शाया गया है। क्या प्रश्न में दिया गया है कि गेट एक शब्द है जिसको HBUF के रूप में दर्शाया गया है। तो इसी प्रकार हमको नाइस का कोड निकालना है ना। हमको क्या करना है,
गेट एक शब्द है जिसको HBUF के रूप में दर्शाया गया है और हमको नाइस शब्द का कोड निकालना है। तो इसमें हमको क्या पता होना चाहिए, हमको अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए और उसकी पोजीशंस का ज्ञान होना चाहिए और उसमें हम किस तरीके से कोड बना सकते हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, है ना बच्चों। तो एक टॉपिक आपका कौन सा और कवर होगा, आपका कोडिंग डिकोडिंग कवर होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एनालॉजी। एनालॉजी कहें, समानता कहें या सदृश्यता कहें, है ना, एक ही बात है। जो एनालॉजी होती है इससे हमारे ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं, है ना। कैसे क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन शायद ही कभी एग्जाम में सिंगल आए। बैंकिंग में आपको सिंगल मिल सकता है, बट एसएससी में आपको एक बंच ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। या तो 3 क्वेश्चन का एक पेयर होगा या हो सकता है 5 क्वेश्चन का भी आपको एक पेयर मिल जाए, है ना। तो एनालॉजी जब भी हम पढ़ेंगे आगे तो हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे उसको कि किस किस बेसिस पे वो सिमिलरिटी पूछ सकते हैं या हो सकती है ना। कई सारे टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा कि हो सकता है कि इस सिमिलरिटी के बेस पे आपको वो क्वेश्चन पूछ सके, है ना। इसमें क्या होता है, इस एनालॉजी का एक पार्ट होता है लेटर एनालॉजी या अक्षर समानता, है ना। अक्षर समानता में क्या होता है, 2 अक्षर समूहों के संबंध दिए जाते हैं, है ना। संबंध दिए नहीं जाते हैं, 2 अक्षर समूह दिए जाते हैं। किस तरीके का दिया होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो, दो अक्षर समूह, ये पहला दूसरा, ये आपका तीसरा और चौथा। इसमें क्या होता है, ये आपको एक अक्षर समूह दिया होगा, इसी को ही किसी रूप में क्या किया गया होगा, कोई एक संबंध होगा, है ना। इसमें इस पहले वाले में और इस दूसरे वाले में किसी प्रकार का एक संबंध बन रहा होगा, है ना। वही संबंध हमको ज्ञात करना होता है और तीसरे और चौथे में उस संबंध को अप्लाई करके, उस संबंध को लगा के हमको क्या करना होता है, यहाँ का अपना उत्तर विकल्पों से ज्ञात करना होता है ना बच्चों। तो क्या आया, एनालॉजी में भी हमारी किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमको अंग्रेजी वर्णमाला की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा बच्चों, कौन सा, अल्फाबेटिकल सीरीज। या एक दूसरा भी आता है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्या आता है बच्चों, एक तो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज हो जाती है और दूसरी हमारी होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, है ना। तो इनके जो क्वेश्चन आते हैं, इनके भी कई सारे क्वेश्चंस में हमको किसकी जरूरत पड़ती है, हमको जरूरत पड़ती है अंग्रेजी
वर्णमाला की। और अंग्रेजी वर्णमाला, इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आपको हो सकता है। क्या उसने ये एक सीरीज दे दी है AE?O?U, और आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क पे कौन सा विकल्प आएगा, है ना। तो जब हमें अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में सही से जानकारी होती है तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। और भी कई तरीके के सीरीज के क्वेश्चन हम आसानी से निकाल लेंगे। कौन कौन सी सीरीज? अल्फाबेटिकल सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के, है ना बच्चों। इसके साथ ही साथ कौन सा एक और टॉपिक है, एक और टॉपिक आपका आता है ऑर्डर सीक्वेंस। ऑर्डर सीक्वेंस या कहें रैंकिंग। अब आप सोच रहे होंगे रैंकिंग में अल्फाबेटिकल सीरीज का कैसे यूज होगा, है ना। रैंकिंग बेसिकली होती क्या है ये तो समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। रैंकिंग का जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि उसमें वो क्या पूछता है कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, है ना। उसने प्रश्न में आपको किसी व्यक्ति की दाएं से स्थिति दे दी होगी और बाएं से स्थिति दे दी होगी और पूछा होगा क्या कि कुल कितने व्यक्ति उस पंक्ति में हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा, किसी व्यक्ति की दाएं से स्थिति पांचवी तथा बाएं से सातवीं है तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की किसी पंक्ति में दाएं से व्यक्ति की स्थिति क्या है, पांचवी तथा बाएं से सातवीं है तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। या इंग्लिश में हो सकता है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ क्यू इन विच अ पर्सन's पोजीशन इज from left is 7th and from right is 5th। क्या था क्वेश्चन? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कुल व्यक्तियों की संख्या जहां एक व्यक्ति की पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज 7th एंड फ्रॉम राइट इज 5th, है ना। तो इसमें हमको कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी होती। आप देखिएगा जैसे जैसे आप अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला का चैप्टर पढ़ेंगे आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा क्या कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है ना। आप जब इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे उसी बीच में आपको ध्यान आ जाएगा कि ये तरीके के क्वेश्चन भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपने क्या देखा आज के क्लास में। आज की क्लास में आपने पाया कि जैसे जैसे ये टॉपिक खत्म होगा अंग्रेजी वर्णमाला, आपके लगभग कितने टॉपिक्स का बेस तैयार हो जाएगा,
कौन कौन से टॉपिक्स, क्या आप बता सकते हैं मुझे? एक बार देखिएगा फिर से, क्या कौन कौन से टॉपिक थे? एक तो यही था अंग्रेजी वर्णमाला, दूसरा था आपका डिक्शनरी, तीसरा था क्लासिफिकेशन, चौथा था एनालॉजी, पांचवा था कोडिंग डिकोडिंग, छठा था अल्फाबेटिकल सीरीज या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक था वो था ऑर्डर सीक्वेंस और रैंकिंग। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी और बात बता दूं, कुछ कॉन्सेप्ट छोटे छोटे ऐसे होंगे जो कि आपके डायरेक्शन के भी इसी में क्लियर हो जाएंगे, आपके सेटिंग अरेंजमेंट का भी कुछ पोर्शन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वो भी आपका इसी टॉपिक को आप अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आगे के वीडियोस जरूर देखते रहें, है ना। आगे के वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बातें मिलेंगी। ये भी टॉपिक से रिलेटेड था, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जिससे कि आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें। धन्यवाद।